BPA भक्ति पूजनार्थी TY टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामहेरम मलिक जी से। आखिरकार जानेंगे एक फौजी को एक पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। ऐसा क्या कुछ हुआ कि जिसके लिए एक फौजी को फौजी जनता पार्टी बनानी पड़ी। चलिए जानते हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामहेरम मलिक जी से। मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामहेरम मलिक जी के साथ में, और रामहेरम मलिक जी से आज हम जानते हैं कि आखिरकार वो फौजी होते हुए उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि ये फौजी जनता पार्टी बनानी पड़ी। ऐसा क्या विषय था जिसको लेकर उन्हें इस दौर में आना पड़ा, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि रामहेरम मलिक आखिरकार है कौन। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आप फौजी हैं तो सबसे पहले आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और अभी हम अपने दर्शकों को जो है आपके माध्यम से ये जानकारी देने पहले कि रामहेरम मलिक है कौन। रोहतास में हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। किसान परिवार से मेरा संबंध है। माता पिता ने खूब मेहनत की है किसानी में और परिवार को पाला है, पढ़ाया लिखाया सबको। एक भाई हमारे विदेश में भी गए हैं, उसके बाद अब दूसरे उसके छोटे विदेश में चले गए, उनके बच्चे भी हैं। परमात्मा की दया से दाल रोटी भगवान की दया से बहुत अच्छी चल रही है। और मैंने सेना को चुना था और मैं 30 साल पहले सेना से रिटायर होकर के आ गया था। और उसमें नौकरी के दौरान में कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि देश का बाकी सिस्टम तो सारा ठीक है, सेनाओं में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहादुर सेनाएं हमारी हैं, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इवन पारामिलिट्री फोर्सेज भी बहुत डेडिकेटेड है। लेकिन हमारी राजनीतिक सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी खामियां हमें शुरू से लग रही थी, शुरू से हम देखते आ रहे थे। तो बस वहीं रहते रहते कई बार ये दिमाग में आता था कि सेनाएं हर चीज़ को दुरुस्त करती हैं, तो शायद हो सकता है राजनीति में जो सूनापन है उसे भी हमें सुधारना होगा। तो वही रिटायरमेंट के बाद से हम उसी कोशिश में लगे रहे, जनता से बातचीत करते रहे, संपर्क किया और लोगों को भी ये पसंद आया। तो किस पोस्ट से आप रिटायर हुए थे? मैं भारतीय सेना का, देखिए, सबसे बड़ा जो पोस्ट होती है रोहतास में सिपाही मानता हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमें जनरल कर्नल कुछ नहीं, क्योंकि वो लगेंगे तो फिर वो विपत्तियाँ रहेंगी। हम सब सिपाही हैं, रिटायरमेंट हो गए, सब सिपाही हैं। तो मैं समझता हूँ सिपाही का पद सबसे बड़ा है और बस वही मेरा पद है। अब हमारा यही है कि इस देश की राजनीति को हमारे दर्शक देख रहे हैं, अभी पीछे बहुत सी सारी वीडियो जो है वायरल हुई थी। एक यादव भी थे जो जिन्होंने वो वीडियो वायरल करी थी कि हमें फौज में रहते हुए हमें खाना सही नहीं मिलता। क्या इस तरह की बातें हैं? देखिए, मैं सच्चाई बताता हूँ रोहतास, ये चीज़ें भी कई जगह हैं, बिल्कुल हैं, इसमें मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि वहाँ हिसाब क्या है, कई जगह अपने अपने तरीके से लोग अपना अपना किसी चीज़ का मिसयूज़ कर लेते हैं। ये मुझे बताने में कोई वो नहीं है। हाँ, इन चीज़ों के ऊपर कई जगह ऐसे भी होता है कि उन कमियों को वहीं पर उठा दिया जाए तो शायद वो वहीं का वहीं सुधर जाए, बाहर ना निकालें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ की बातें वहीं रहें तो ज़्यादा ठीक है। अब वो अब कई जगह कोई उठाना भी चाहता है तो वो नहीं भी सुनी जाती हैं। ऐसे भी हमें पता लगा है कई जगह से कि कोई किसी कमी को जवान। इस तरह से अगर वीडियो वायरल करने से तो देश की सेना की जो छवि खराब नहीं होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, आप सही कह रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि परिवार की चीज़ें परिवार में ही अगर वो ठीक ठाक की जाए ना, दुरुस्त की जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब चलिए, वो भी नादानी में है, या तो उनकी वहाँ सुनी नहीं गई है या उन्होंने वहाँ बताया नहीं है और बाहर आकर के उसको ज़्यादा अच्छा समझा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी आज भी हमारे सैनिक तैनात हैं वहाँ पर, जो देश की सेवा में लगे हैं, दिन रात लगे हैं, पूरे कितने भी वहाँ पर कष्ट आ जाएं, सैनिक कभी कष्ट को समझता नहीं है, मानता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ की जो समस्याएं हैं अपनी वहीं परिवार में उनका समाधान निकाले, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि देश हमारा हमारे ऊपर गर्व करता है। फिर हमारे बीच में इस किस्म की कोई छोटी मोटी बातें आती हैं, वो अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है। अच्छा, आपने लड़ाई भी लड़ी है कुछ, जैसे पाकिस्तान की या बांग्लादेश की या चीन की? रोहतास एक्चुअली ना, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स थी, जो हमारी रेजिमेंट थी, इसमें लड़ाई में देखा जाए तो हम लोग सभी लड़ाइयों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन आगे फ्रंट में हम लोग लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। हमारी जिम्मेवारी होती है ना, जो फाइटिंग फोर्सेज है उनको हर किस्म से सपोर्ट करना, जैसे गाड़ियों की रिपेयर करना, हथियारों का रिपेयर करना, टेलीकम्युनिकेशन जो है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमारा रोल होता है। हमें बॉर्डर पर जाकर के 1 to 1 जो फाइटिंग जो है ना, हमारी फाइटिंग फोर्स नहीं थी। अच्छा, अगर हम बात करें, अब जिस तरह आपने बताया कि
फौजी जनता पार्टी आपने बनाई है, तो फौजी जनता पार्टी बनाने के पीछे रीजन क्या रहा? नहीं, फौजी जनता पार्टी बनाने का मैं आपको बताया, एक तो जैसे कि जब एक सैनिक वहाँ जब खड़ा है सरहद के ऊपर, उसको अपनी जान की 1 मिनट भी चिंता नहीं है, कभी भी उसकी जान चली जाए उसको कोई फिक्र नहीं है। नहीं, ये तो बहुत पहले से होता रहा है, ये कोई आज नई बात तो है नहीं नहीं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जब उसको वहाँ और रह आगे भी कर देश की सेवा तो करनी पड़ेगी वैसे बिल्कुल भी। करेंगे, तो वहाँ रहते रहते लेकिन जब फौजी जनता पार्टी बनाने का नहीं, मैं मकसद वही क्या बता रहा हूँ, तो वहाँ से हमने जब देखा है कि वो सैनिक जो वहाँ रक्षा कर रहा है देश की, उसमें कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी भी हैं जिनकी भी रक्षा हो रही है, जो कि वो रक्षा के काबिल नहीं है। वो देश को लूट रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, भाईचारा खत्म कर रहे हैं हमारा। यानी देखिए, हमारी जो ताकत रही है, हमारे संस्कार संस्कृति, वो यहाँ की नकारात्मक राजनीति की वजह से वो बर्बाद हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो ये पार्टी बनाने का हमारा यही मकसद था कि देखिए, देश के अंदर मेरे ख्याल में 4000 के करीब पार्टियां हैं आज की तारीख में। मैं किसी को ख़राब या अच्छी नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने महसूस किया है बहुत सारी पार्टियों में वो जो मकसद लेके आते हैं वो फिर भटक जाते हैं। फौजी जनता पार्टी एक एम लेके आई है, गलत लोगों को हम नहीं लेंगे, ना गलत लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, ना गलत को पार्टी का सदस्य बनाएंगे। आपने बताया कि भाईचारा खत्म कर देते हैं, क्या उसमें भी जातिवाद होता है? मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे भी धर्मवाद या जातिवाद होता है फौज में भी? फौज में रोहतास में आपको एक ही लाइन में जवाब दे देता हूँ, वहाँ 2 चीज़ें होती हैं। जाति केवल एक ही है, वो है इंसान जाति, और धर्म केवल एक ही है, वो है इंसानियत। वहाँ ये जो अलग अलग जो यहाँ फैला रखी ना, ये जातियाँ वहाँ नहीं होती। सब एक थाली में खाना खाते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक जगह पकता है, एक जगह हम लोग ड्यूटियाँ करते हैं, अपनी अपनी अलग अलग है, अपने अपने फील्ड हैं, उस मुताबिक करते हैं। लेकिन किसी किस्म की जाति और धर्म की राजनीति वहाँ नहीं होती है। फिर आपने कहा ना भी कि भाई अब उसमें जो है क्या नाम ऐसे करते थे वो, कि वो आपस में बैर करवाने वाली बातें या आपस में भिड़ाने वाली बातें। नहीं, मैं यहाँ की राजनीति की बता रहा हूँ मैं, कि राजनीति में जो है, या जाति में, धर्म में, क्योंकि इनको तो एक ही मकसद है, वोट लेनी। इनको वोट लेनी है, वो किसी भी तरीके से किसी एक को तो भड़काने। मोदी जी ने अभी पीछे 1 रैंक 1 पेंशन सबको दे तो दिया था। नहीं, वो रोहतास देखिए, ये जो इन्होंने दिया है, 2 दफ़े पार्लियामेंट से एक रिकमेंड हुई थी, वो नहीं दी है। और एक दफ़ा एक कोश्यारी कमेटी, आप जानते होंगे भगत सिंह कोश्यारी इन्हीं के बीजेपी के अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री भी हुए थे उत्तराखंड के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंड किया था वो भी नहीं दिया इन्होंने। 2 पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया, वो नहीं दिया। कोश्यारी कमेटी वो तो इन्हीं की कमेटी थी, वो तो किसी कांग्रेस की नहीं थी। ये कांग्रेस से जैसे नफरत करते हैं, वो तो इनकी कमेटी थी, उसको भी नहीं माना। इन्होंने अपनी तरफ से किया है। और आप हैरान होंगे, जब ये इन्होंने सैंक्शन की थी तब भी अरुण जेटली जी उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे और रक्षा मंत्री भी थे। हमारा पूरा डेलीगेशन उनके पास गया है, और आप हैरान होंगे ये सुन करके, उन्होंने ये कहा था ऐसे छाती में हाथ लगा करके, जनरल सतबीर सिंह हमारे जो साथ में थे, उन्होंने कहा, जब कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में ये कहा था कि हम 100 दिन में एक रैंक एक पेंशन देंगे, तो उन्होंने छाती में हाथ लगा के कहा, अरे जनरल साहब, हम नेता लोग, यानी हम नेता लोग ऐसे कह रहे जैसे ऊपर से डायरेक्ट उतर के आया है नेता। अरे नेता तो उस जनता ने बनाया जिसको तुम आज रगड़ रहे हो, रगड़ा लगा रहे हो। हम नेता लोग चुनाव के समय जो वायदे करते हैं वो सारे पूरे करने के लिए थोड़े होते हैं। ये अरुण जेटली जी, आज वो स्वर्ग में है, यहाँ नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, उन्होंने ये शब्द कहा था कि वो सारे पूरे करने के लिए थोड़े। तो इसका मतलब क्या, बेवकूफ़ बना करके। अब जो है, अगर अब देखा जाए, अब जो है दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, तो इससे पहले भी आपने किसी जो है चुनाव में हिस्सा लिया है? हमने एक्चुअली पार्टी 28 नवंबर 2016 को रजिस्टर्ड हुई थी, और उसके 1-1.5 महीने बाद में 5 राज्यों में चुनाव थे, जिसमें गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और ये था उत्तराखंड, ये 5 राज्यों में चुनाव थे। उस वक्त हमने, क्योंकि पार्टी को रजिस्टर्ड होकर 1 या 1.5 महीना हुआ था, हमने 12 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उतारे थे। जी जी। और उसमें काफ़ी ठीक रहा था हमारा। तकरीबन आधे कैंडिडेट्स की हमारी जमानत बच गई थी, पार्टी को कोई जानता नहीं था, तो जीतने का कोई हिसाब किताब नहीं था। हाँ, एक सीट पर हमारी जीत वहाँ पर निश्चित हो सकती थी, महोबा की सीट पर। वहाँ एक एक्स सर्विसमैन की पत्नी को हमने उम्मीदवार बनाया था, और उनकी गुडविल वहाँ अच्छी थी, लेकिन ये उसने बताई नहीं है, तो हम उतनी मेहनत नहीं कर पाए। नई पार्टी थी, फंड भी नहीं था, तो मेहनत नहीं कर पाए। अगर हम मेहनत करते तो वो सीट हमारी निकल सकती थी, क्योंकि बड़े अच्छे वोट मिले थे उनको। तो उसके बाद हमने 2019 के चुनाव में एक हमने अमरोहा से पार्लियामेंट का भी एक चुनाव लड़ा है। बीच में हमने भी महाराष्ट्र में काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वहाँ नहीं लड़ सके। 2018 में हमने 8 महीने संघर्ष किया था राजस्थान में, वहाँ भी फिर उम्मीदवार नहीं उतार सके। लेकिन अब हरियाणा में नहीं, हरियाणा में भी नहीं उतार सके, क्योंकि हरियाणा की भी राजनीति ये चुनाव की जो थी ना, वो बहुत ही मतलब अलग दिशा में थी, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब दिल्ली की जो विधानसभा के चुनाव होने हैं अभी
एक डेढ़ महीने के अंदर, इसमें हम पूरी मजबूती से भागीदारी लेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा दिल्ली की जनता से कि आप आइए, अपनी अपनी उम्मीदवारी का दावा रखिए, क्योंकि हमें 35 महिलाएं चाहिए और 35 पुरुष चाहिए। हमारे यहाँ महिलाओं को बराबर की सीट दी जा रही है 50%। तो 70 कैंडिडेट हम जनता से लेंगे, अपनी तरफ से कोई थोपेंगे नहीं है, जनता से लेंगे। टिकट का कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जब तक टिकटें बिकती रहेंगी तब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे। तो इसमें जो आपने कहा कि 50% जो है महिलाओं को लेंगे, आप महिलाओं को टिकट देंगे, तो महिलाएं और वो पुरुष जो होंगे, जो भी उसमें कैंडिडेट आएंगे, क्या वो फौजी परिवारों से होंगे या फौजी के महिलाएं जो है वो विधवा होंगी? किस तरह से क्या होगा इसमें? नहीं, फौजी परिवारों के नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। पूरे समाज से होंगे, हर धर्म से होंगे, हर जाति से होंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे भाई जो शहीद हो गए हैं देश के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, उनकी वीर नारियों को हम जरूर प्राथमिकता देंगे, और वो मेरे ख्याल में देना भी चाहिए, क्योंकि इसके लिए जनता भी, दिल्ली की जनता भी कोई एतराज़ नहीं करेगी, उनको प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा पूरे समाज से, पूरी जातियों से, पूरे धर्म से हम लेंगे। बिल्कुल किसी किस्म की भी इसमें भेदभाव नहीं होगा, एकदम फ्रैंक तरीके से। हम तो ये चाहेंगे, एक विधानसभा में 10 अगर लड़ने वाले हैं, वो 10 फैसला करके आपस में उनमें से एक निकाल दें, हम उसको देंगे। हम कोई मतलब वो दुश्मनी वाला माहौल जो आज है राजनीति में, आज क्या हो रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चल रही है। कोई ना तो ये बताता है हम आपको ये देंगे, या उसने ये नहीं दिया है, या हमारी ये कमी रही है, हम ये अच्छा करेंगे, कोई नहीं। केवल वो उसको गालियां देता है, जब वो चला जाता है दूसरे आते हैं, वो उसको गालियां देते हैं। इसी में उनके पहले 5 साल कुर्सी लेनी कैसे है, पूरा पैसा बर्बाद करेंगे, और फिर कुर्सी जब मिल गई तो 5 साल संभाल के कैसे रखना है, इसी में उनकी राजनीति चल रही है। एक चीज़ और जान लेते हैं, जैसे अब आपने कहा कि हम 70 विधानसभा में टिकट लड़ेंगे, तो अब आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो किन जो है मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्योंकि केजरीवाल कह रहा है कि अब पहले उन्होंने पानी, बिजली, वो सब बसें फ्री की है, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर रखी है उन्होंने, और अब कह रहा है कि मैं 2100 रुपये जो है पर मेंबर, जो कि जितनी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में डालूंगा। इधर से ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी जो है कहना इसी तरह प्रलोभन दे रही है, तो फ्री की जो रेवड़ियाँ बट रही हैं, तो आप भी फ्री की रेवड़ियाँ बांटेंगे? देखिए रोहतास, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ। ये फ्री का बेवकूफ़ बनाने के लिए ये इनके काम है। वो जो कई बार तो क्या वायदे करते हैं लेकिन देते भी नहीं बाद में। मैं बताऊँगा, हम एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों बिल्कुल टोटली मुफ्त होंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक मुफ्त होंगे। ये किसी को एक नया पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, मैं ये भी दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इनको फ्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम हर एक को, हर परिवार से एक उम्मीदवार हमारा 5 साल में उसको पैरों पर खड़ा किया जाएगा, उसको नौकरी दी जाएगी, या उसका व्यापार शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ। मतलब एक भी परिवार आपको 5 साल में ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरे परिवार से एक भी कोई नौकरी नहीं लगा। एक नौकरी हर परिवार से लगाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो चल रहा है फ्री का, देखिए उसको हम बंद नहीं करेंगे। वो तो जो चल रहा है उनका सहारा है, उनको जब तक उनको साधन नहीं देंगे उनको हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन हम उसको ये गर्व महसूस होगा उनको खुद को कि यस, ये सरकार हमारी है, हमारे लिए काम कर रही है, हमने बनाया है और हमारे लिए काम कर रही है। ये हम महसूस कराएंगे दिल्ली के एक एक जनता। क्या आपको लगता है कि आज की जो जनता है, जिनको फ्री की आदत पड़ चुकी है, वो आपके इन वादों के ऊपर जो है आपकी पार्टी को सपोर्ट करेगी? नहीं, बिल्कुल करेंगे रोहतास। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये फ्री के ऊपर क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने और कुछ देना नहीं है, नौकरी इन्होंने देनी नहीं है, तो ये सोच रहे जो मिल जाए वही ठीक है। लेकिन उनको ये मालूम है कि सैनिक कभी झूठ नहीं बोलता है, सैनिक जो कहेगा वो करेगा, क्योंकि सैनिक जिस दिन गड़बड़ कर देगा तो देश खत्म हो जाएगा। तो हम जो कहेंगे वो पक्का वायदा करके जाएंगे, जितनी औकात है उससे एक कम कहेंगे, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, और जितना कहेंगे उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। हम 100 कहेंगे तो 125 करके दिखाएंगे। और ये सच्चाई है, दिल्ली के अंदर आपको बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग आ गया, वो स्वर्ग दिल्ली में महसूस होगा। आपको यहाँ की गलियाँ, सड़कें, पोल्यूशन, जैम, ट्रैफिक जैम, पूरी राहत हम इसको देंगे। कुछ भी दिल्ली के अंदर देखो, राजधानी है तो राजधानी के तौर पर एक सिटी जैसा होना चाहिए, वो सिटी हम दिल्ली को डेवलप करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया के देश दिल्ली को देखने आएंगे, अगर जनता ने एक बार मौका दिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम आखिरी फेज में चल रहे हैं, पता नहीं कब परमात्मा का न्योता आ जाए, लेकिन हम सोच रहे हैं जाने से पहले स्वर्ग बना जाए दिल्ली को। और दिल्ली जब स्वर्ग बन जाएगी ना, तो वो पूरे देश भर में वो लाइन लगेगी। और फौजी जनता पार्टी का कोई मकसद नहीं है, केवल यही है
हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे। अगर वो सड़क बन जाएगी तो मरने का दिल ही नहीं करेगा फिर तो। नहीं देखो, मरने वाला तो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि वो हम लोगों के अधीन नहीं है, वो ऊपर वाले के अधीन है। लेकिन हाँ, ये बात है कि स्वर्ग हम यहाँ जरूर बनाएंगे। और सब चाहते हैं भाई मरने के बाद कहाँ जाते हैं, सब नहीं। कहते हैं स्वर्ग में गया, नहीं, अब देखो ना, स्वर्गवास हो गया। आपने ये भी जब सुना- आप कहा कि दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे हम, तो स्वर्ग फिर कौन फिर मरेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यानी मैंने भी, जब ये 2018 में राजस्थान में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जितनी बातें बताई, ये सेम बात जो आपने कही है वही आई थी वहाँ करीब 125-150 आदमी थे। उन्होंने कहा, सर अभी तक तो हम ये सुनते आए थे कि जब आदमी जो भी कर्म अच्छे करे या खराब करे, जब यहाँ से मर के जाएगा तब उसको वहाँ जा करके अच्छे किए तो स्वर्ग मिलेगा, और गलत करेगा तो नरक। लेकिन आपने जो बातें कही हैं, अगर ये हो गई तो स्वर्ग तो यहीं आ जाएगा। ये उन्होंने भी उस टाइम यही बात कही थी। तो फिर केजरीवाल भी तो है उसमें, फिर दिल्ली में तो केजरीवाल भी रह रहा है। नहीं तो हम तो अपनी तरफ से उसको भी स्वर्ग में रखेंगे। नहीं, मैं देखिए रोहतास, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, उसको भी रखना, उसको भी रखेंगे। हमारे हम पूरी दिल्ली, गलत काम कर रहे हैं नहीं वो गलत कर रहा है तो उसको हम सही रास्ते पर लाएंगे। देखिए अब ऐसे तो उसने तो बहुत सारे बच्चों को बर्बाद कर दिया, नशे की आदत डाल दी, तो उन बच्चों को नशेड़ी थोड़ी रहने देंगे हम। जगह जगह उन्होंने ठेके खोले थे। क्या आपने किसी मतलब जैसे, क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान हुई थी बेचारी, और क्या है कि जब मजदूर जो है काम करके घर जाता था तो अपनी पूरी तनख्वाह को जो है वो रास्ते में पड़ने वाले ठेके पर डाल के, और वहाँ से एक की जगह 2 पेटी उठा के लेके जाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो इन्होंने घर में बच्चे दूध के लिए तड़पते रहते थे, खाने के लिए तड़पते रहते थे, लेकिन वो अपना जो है शराब की पैसे जो बर्बाद कर देता था। बिल्कुल आपने सही कहा। आवाज नहीं उठाई आपने? नहीं, हमने बहुत आवाज उठाई थी, लेकिन आपको पता है कि आज के माहौल में आवाज कोई सुनता नहीं है। ना दिल्ली की सरकार किसी की सुनती है, ना केंद्र में सरकार बैठी है। तो इससे अब हम जब खुद, अगर जनता हमें मौका देगी, हम वहाँ खुद आएंगे और सारी शराब के ठेके हम बंद कराएंगे। इन्होंने क्यों खोला था, क्या खोला था, मैं उन बातों में नहीं जाना चाह रहा। क्या मकसद था? केजरीवाल कह रहा है कि मैंने ना तो कोई घोटाला किया है और ना ही मैंने ज़बरदस्ती खोले हैं, पब्लिक की डिमांड थी इसलिए मैंने खोल दिए थे। और उसके बाद जो है क्या नाम, मोदी सरकार ने भी जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई करी वो गलत करी है। आप क्या कहोगे इस पर? मैं रोहतास में आप ही से एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या किसी भ्रष्टाचारी ने या घोटाला करने वाले ने आज तक कहा है कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ या मैं घोटाला किया है, मैंने, मुझे सजा दे दो? मुझे नहीं दिखता, आज तक कोई नहीं आया होगा। तो भ्रष्टाचारी वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने किया है। तो ये तो इसके अच्छा, ऐसा अगर नहीं है तो देश के अंदर कानून भी है, अदालतें भी हैं, फिर इनको जमानत क्यों नहीं मिली? अगर कुछ किया ही नहीं था, अभी भी वो जमानत पर है, अभी उसके कोई FIR कैंसिल थोड़ी हुई है, सज़ा उसकी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वो जमानत पर है। तो कहने का मतलब है ये तो फालतू की बातें हैं। जब कर दिया है तो उसको मंजूर करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, देश के सामने माफ़ी मांगो कि आइंदा नहीं करूँगा। वो है समाधान। ये नहीं है कि मैंने किया ही नहीं है। वो जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है, नहीं किया होता तो 4-4, 5-5 दिन के जेल में कैसे चले गए, एक के बाद एक, सारी लाइन लग गई है। तो ये, हाँ वो अलग बात है कि जिन्होंने इनको जेल में भेजा है वो अपनी कमियों को नहीं देखते, अपने अंदर जो पाप हैं, उनके अंदर जो तकलीफ, जो मतलब भ्रष्टाचारी की जो वो गुण हैं, वो अपनों को नहीं देखते। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने दिल्ली को सुधार दिया, मैंने दिल्ली को पेरिस बना दिया, यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ के स्कूल देखिए, यहाँ के हॉस्पिटल देखिए, हर चीज़ मैंने एकदम से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बना दिया है। और आप कह रहे हैं कि जो उसने भ्रष्टाचार किया है। रोहतास, ये सब कागजी बातें हैं। दिल्ली की सड़कें कितनी खूबसूरत हैं वो सबको नज़र आ रही हैं। दिल्ली में 4 बूंद आते ही पूरा फ्लड आ जाता है, पूरी सड़कों पर पानी बहता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है। जहाँ 2 घंटे लगते हैं वहाँ 4-4 घंटे लगते हैं। आप पेरिस गए थे? हाँ, पेरिस गया हूँ। तो पेरिस गए तो आपको पता नहीं वहाँ नाव चलती है? नहीं, ये यहाँ का और वहाँ का, ये सपने में भी पेरिस को तो ये कभी जीवन में 7 बार जन्म लेके आएगा तब भी तो पेरिस जैसा नहीं बना सकता ये। पेरिस की गलियों में तो नाव ही तो चलती हैं। बिल्कुल चलती है, लेकिन गलत क्या कहा फिर उन्होंने? नहीं, वो जो उनकी सड़कों पर जो चलती है ना, जहाँ पर वो जिस तरीके के ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। ये वो इसका टोन बताना दूसरी तरफ का है, लेकिन ये तो अपनी बात को छिपा रही है। यहाँ तो जगह जगह है। जमुना कितनी अच्छी बना रखी है। हाँ बिल्कुल, कितनी अच्छी सफाई कर रखी है इसकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसकी सफाई जनता करने वाली है, दिल्ली अब इसकी सफाई करेगी। दिल्ली, क्योंकि इन्होंने 10 साल में बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब मैं और ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाह रहा, वरना इन्होंने राजनीति को, जो पहले के खिलाड़ी थे ना, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक। तो गहराई में चले जी, क्या दिक्कत है गहराई में जाने से? नहीं, ये क्या परेशानी है? नहीं, ये बहुत खतरनाक। गहराई में जाने से सांस कम हो जाएगी वहाँ पे। ये रोहतास एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो पुराने तो कई 20-20, 30-30, 40, 50 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो शुरू में जिस दिन इसने ज्वाइन किया है उसी दिन से एक्सपर्ट हो गए। नहीं तो कह रहा मैं ईमानदार था इसलिए लोगों ने मेरे को चुना। नहीं, मैंने लोगों की सेवा की इसलिए मेरे को बार-बार चुन रहे हैं। नहीं, बार-बार और अब की बार फिर कह रहे मैं ना, आपकी बार तो अब जनता धोखा नहीं खाएगी। बहुत हो गया, काफ़ी हो गया। अब जनता को ये लगा ना, क्योंकि पहले बीजेपी के अत्याचारों से दुखी थी, इसलिए वो कांग्रेस को ले आई। फिर 15 साल कांग्रेस को देख लिया,
फिर इसको सोचा, क्योंकि इसने बातें कुछ ऐसी कही थी तो जनता को ये लगा कि शायद एक बहुत बड़ा, ये कह रहा मैंने पंजाब में जो हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। नहीं, पंजाब में भी जनता दुखी है। 2000 रुपये महिला जो है कि महिला को देने का इन्होंने वादा किया था वहाँ पे। मैं ऐसा है होता है, देखिए ये अब 2100 रुपये महिला को दे रहे हैं यहाँ देखो, पे। महिलाओं को दो, अच्छी बात है, सपोर्ट करो, लेकिन उसकी आड़ में अगर आप बाकी प्रशासन को बर्बाद करोगे, बाकी देश के अंदर और राज्य की हालत खराब करोगे, तो फिर वो महिलाओं के दिया हुआ वो कोई इसके सुधारों में नहीं आएगा, उसके यानी इसके गलत कामों को वो पर्दा डालने के काम में नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा संदेश यही है कि मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, अभी विधानसभा के चुनाव तुरंत होने वाले हैं 1-1.5 महीने में। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हमें 35 महिलाएं और 35 पुरुष हमें चाहिए, डेडिकेटेड, ईमानदार, जो इसको राजनीति को ये समझ के चलेंगे ये मेरा अपना परिवार है और हम इसको जितना अच्छा करेंगे वो मेरा ही परिवार मजबूत होगा, मेरी राजधानी मजबूत होगी तो मेरा देश मजबूत होगा। बिल्कुल जो चरित्रशील व्यक्ति। असेंबल भी मिला है? क्या असेंबल भी मिला है? चुनाव चिन्ह? नहीं, चुनाव चिन्ह तो हमें एक्चुअली क्या है ना कि जब तक पार्टी आपकी बन चुकी है है, नहीं, पार्टी बन चुकी है, ये 2 बार इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करते हैं, आप फ्री सिंबल 2 बार ले सकते हो, वो 2 बार हम ले चुके हैं। तो अभी हमारी बातचीत हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था आप जो 3 चॉइस जो करेंगे उनमें पहली चॉइस आप जो हमें बता देंगे हम आपको वो अलॉट करा देंगे, जो किसी पार्टी को ना हुआ हो। तो वो हमें अब देखते हैं, हम कोशिश करके उनमें से क्या लेना चाहिए, बैठ के बातचीत करके हम लोग अपनी कमेटी में वो डिसाइड कर लेंगे। बाकी सिंबल हमें शायद हम हफ्ते 10 दिन में इसका फैसला कर लेंगे कि क्या हमें लेना है। चले दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप थे रामेर मलिक जी, जो पूर्व सैनिक भी हैं और उसके साथ साथ में फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और अब कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव हैं उसमें अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें उतारना चाह रहे हैं। और अब कितने अब यहाँ पर जनता उन पर विश्वास कर पाएगी और कितनी जनता उनके साथ चल पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा, पहचान अपनी, आप देखते रहिए, बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।